टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन संस्थान है। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो गाइस, फर्म के समापन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर आपको दिया हुआ है 171, 171 के पेज पर प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है। ए, बी व सी बराबर के साझेदार थे। 31 मार्च 2014 को उनकी पूंजी 2,40,000, 1,20,000 व 40,000 थी। इस स्थिति को फर्म का विघटन का निश्चय किया गया। विभिन्न संपत्तियों से 1,64,000 को वसूली वह 4,000 है। दिवालिया घोषित हो गया कौन? सी। और तथा उससे 1 रुपए में से 40 पैसा ही वसूल हो सका। फर्म की पुस्तकें बंद करने तो आवश्यक खाते बनाइए। देखिए यहाँ पे 3 साझेदार थे, ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। और इन तीनों साझेदारों में जो है 31 मार्च 2014 की तिथि को ये अपने फर्म का विघटन यानी कि समापन कर रहे हैं। और संपत्तियों से 1,64,000 वसूली में 4,000 है। सी फर्म में दिवालिया हो गया और सी से 1 रुपए में 40 पैसा प्राप्त हुआ है। पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाने। तो देखिए आवश्यक खातों में कौन कौन से बनेंगे सर? एक तो वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता बनाने से पहले हमें इस प्रश्न में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। तो चलिए हम पहले इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। समापन से पूर्व की बैलेंस शीट एज एट किस डेट की बैलेंस शीट बनानी है सर? 31 मार्च 2014 को फर्म का समापन हो रहा है। तो 31 मार्च 2014 की हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये अपना लायबिलिटीज साइड होगा, ये एसेट साइड होगा। यहां पे अपन ये अमाउंट का कॉलम कर देते हैं। यहां पे हो गया अमाउंट इन रुपीस। अमाउंट ठीक इसी तरह लिखेंगे अपन यहां पे अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए जो आइटम यहां दी हुई है उन आइटम्स को यहां पे बैलेंस शीट में रख देते हैं। बताया गया कि एबीसी बराबर के साझेदार थे। 31 मार्च 2014 को उनकी पूंजी दी हुई है। तो पूंजी कौन सी साइड में आएगी सर? यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आएगी पूंजी। तो कैपिटल्स ए, बी और सी, इनकी पूंजी दी हुई है 2,40,000, 1,20,000 और 40,000। 2,40,000, 1,20,000 और 40,000 ये पूंजी की रकम है। अगर अपन इन पूंजियों को जोड़ लेते हैं तो 4 लाख रुपए कुल पूंजी होगी। कुल पूंजी की रकम 4 लाख होगी फर्म की। इसके बाद कोई संपत्ति और दायित्व इस प्रश्न में दिए हुए नहीं है, तो सिर्फ पूंजी दी हुई है। तो पूंजी दी हुई है तो लायबिलिटीज साइड का जो टोटल है वो हो गया आपका 4 लाख। तो एसेट साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए? यहाँ पे 4 लाख ही होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर में जो 4 लाख रुपए आ रही है किस चीज के लिए सर? ये सन्ड्री एसेट्स के हो गए, विभिन्न प्रकार की एसेट्स हो गई। और ये बैलेंसिंग फिगर में हम यहाँ पे इसको एसेट्स को बता देते हैं कि बैलेंसिंग फिगर में एसेट कितनी होगी? 4 लाख रुपए की होगी। अब हम समापन से संबंधित कार्रवाई करेंगे। तो समापन के लिए हमें कौन कौन से खाते बनाने सर? समापन के लिए एक बनाना पड़ेगा हमें रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए मैं यहां पे बना देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट। यहां बना देता हूं मैं रियलाइजेशन अकाउंट। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता साझेदार के दिवालिया होने या ना होने से। यहां पे अमाउंट आ जाएगा, ये क्रेडिट है, यह आपका डेबिट साइड है। यहां पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स। ये कॉलम यहां पे अमाउंट का हो जाएगा, अमाउंट इन रुपीस। और ये कॉलम भी किसका हो गया सर? ये कॉलम भी
पार्टिकुलर्स का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे। तो ये संपत्तियां जो यहां ट्रांसफर हो जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगी टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, इनका वैल्यू कितना था सर, 4 लाख रुपए इनका पुस्तक मूल्य था, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। दायित्व पक्ष में कोई दायित्व है नहीं, पूंजी को पूंजी खाते में स्थानांतरित करना होता है। अब इन संपत्तियों से वसूली कितनी हो रही है, जैसा कि प्रश्न में आपको कहा गया विभिन्न संपत्तियों से 1,64,000 रुपए वसूल हो रहे हैं। तो 1,64,000 रुपए आपको यहाँ वसूल हो रहे हैं, तो ये संपत्तियों से वसूली होगी। तो यहाँ लिखेंगे आप बाई कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट से कितना रियलाइज्ड हो रहा है सर, यहाँ एसेट से हमें 1,64,000 रुपए की वसूली हो रही है। तो 1,64,000 आपने ये दिखाया। इसके बाद प्रश्न में आगे कहा गया कि वसूली संबंधी व्यय है 4,000। तो व्ययों का भुगतान करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अपनी एंट्री होती है। तो यहां आप एंट्री लिख देंगे बाई टू कैश अकाउंट। ये क्या थे सर, ये रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं और 4,000 रुपए अपने इनका भुगतान किया। तो वसूली खाते का डेबिट शेष का योग आ रहा है 4,04,000, क्रेडिट का 1,64,000। इस तरह क्या हो जाते हैं सर, हानि हो गई यहाँ पे फर्म को। टोटल योग दिखाया यहाँ पे 4,04,000, यहां भी योग होगा 4,04,000। अब 4,04,000 में से 1,64,000 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 2,40,000 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। यानी कि 2,40,000 से कौन सा बैलेंस आ रहा है सर, 2,40,000 से फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। 4,04,000 टोटल था और 2,40,000 से डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया सर, ये लॉस हो गया। तो यहां इस लॉस को आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने लिख देना बाई पार्टनर कैपिटल भी लिख सकते हैं और बाई लॉस ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। बाई लॉस ट्रांसफर किस किस के अकाउंट में करना है सर, ए बी सी 3 साझेदार थे, तो ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में अपन इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे। कितना कितना अमाउंट होगा, ये लाभ हानि अनुपात में विभाजित होगा। तो लाभ हानि अनुपात देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि बराबर के साझेदार हैं, ए बी सी बराबर के साझेदार हैं। तो ये 2,40,000 को 3 लोगों में अपने को विभाजित करना है। तो 3 का भाग दिया तो आया अपना 80,000 आया। तो प्रत्येक प्रश्न का 80,000 रुपया हानि में हिस्सा हो जाएगा। प्रत्येक साझेदार का हिस्सा कितना हो गया हानि में, 2,40,000 प्रत्येक साझेदार का हानि में हिस्सा हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना कंप्लीट है। अब क्या बनाना है सर, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब अपन। तो देखिए अपने पास यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जा सके। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट को मिटा रहा हूँ। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है लाइबिलिटीज साइड में, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में कहाँ चली जाएगी सर, ये क्रेडिट साइड में बैलेंस चला जाएगा। तो यहां हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है सर, ए बी सी पार्टनर है। तो 3 पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स के 3 कॉलम यहाँ पे अपन बना देंगे ए बी सी के लिए। और ठीक इसी तरह अपन यहाँ भी क्या कर देंगे, 3 कॉलम्स पार्टनर के लिए बना देंगे यहाँ पे ए बी और सी के लिए 3 कॉलम्स हो गए। यहाँ पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ए बी और सी। यहां लिखेंगे अपन पार्टिकुलर्स, ये क्रेडिट साइड हुआ आपका। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड हो गया। अब सबसे पहले तो आप कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या था, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था।
तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था। इट मींस हम कह सकते हैं कि कैपिटल का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट में लिखेंगे अपन बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना कैपिटल दिया हुआ था सर? इनका कैपिटल दिया हुआ था 240, 120 और 40,000। 2,40,000 कैपिटल था ए का, 1,20,000 कैपिटल था बी का और 40,000 कैपिटल का अमाउंट था सी के लिए। तो कैपिटल तो हमने ट्रांसफर किया। कैपिटल को ट्रांसफर करने के बाद देखिए बैलेंस शीट में कोई संचित लाभ या संचित हानि थी नहीं, ना प्रश्न में आपको कोई संचित लाभ हानि दी हुई भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में देखें कैपिटल इस साइड में कोई कैपिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉस को हमने ट्रांसफर किया था कैपिटल में। तो ये लॉस कैपिटल में जब ट्रांसफर हो तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल जब कम होती है तो कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये जो लॉस ट्रांसफर हो कहां से, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस आ रहा है सर? ये लॉस है 80,000 रुपए, प्रत्येक साझेदार का 80,000 रुपए का लॉस था। ये लॉस जो था प्रत्येक साझेदार का यहाँ पे अपने लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद प्रश्न में और कोई संचित लाभ या संचित हानि नहीं है, ना ही किसी साझेदार ने कोई संपत्ति को टेक ओवर किया, तो बस अपने कैपिटल अकाउंट बन गया। अब प्रश्न के अनुसार सी फर्म से दिवालिया घोषित हो गया। जब सी दिवालिया हो गया तो सी के पूंजी खाते में कोई कमी की राशि होगी, तो उसे वहन कौन करेंगे सर? उसे वहन करेंगे जो है साहूकार साझेदार। तो आपको एक बात और ध्यान करनी है, क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे गार्नर बनाम मरे नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर गार्नर बनाम मरे नियम लागू हो रहा है तो साहूकार साझेदार अपनी वसूली की हानि को नकद में लेके आएंगे भाई। तो साहूकार साझेदार अपनी वसूली की हानि को नकद में लेके आएंगे। ऐसा कि प्रश्न में कुछ भी सूचना नहीं है कि गार्नर बनाम मरे नियम को लागू करना है या नहीं करना। तो कोई सूचना ना हो तो हम गार्नर बनाम मरे नियम को लागू हुआ मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो साहूकार साझेदार ए और बी है, ये अपनी वसूली की हानि को नकद में लेके आएंगे। तो यहाँ एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट। वसूली की हानि जो 80,000 रुपए हुई थी, ये नगद में लेके आएंगे। कैपिटल 80,000 रुपए के बराबर और लगाएंगे अपनी वसूली की हानि के बराबर। जबकि सी अपनी वसूली की हानि नहीं ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि सर ये सी जो है दिवालिया घोषित हो गया। तो जब कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी पूंजी की कमी की राशि ज्ञात करते हैं। तो सी की पूंजी का डेबिट कितना है, डेबिट में कितनी पूंजी है, तो इसका डेबिट साइड का टोटल कितना है। तो इसकी पूंजी का डेबिट बैलेंस है 80,000 और क्रेडिट में है 40,000। तो इसका मतलब इसकी पूंजी का 40,000 रुपए से डेबिट शेष आ रहा है। ये हो गया इसकी पूंजी का डेबिट बैलेंस। और पूंजी खाते का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये पूंजी का घाटा हो गया, यानी पूंजी की कमी हो गई। तो इस 40,000 रुपए की पूंजी में प्रश्न के अनुसार ये कहा गया कि 1 रुपए में 40 पैसा सी लेके आ सकता है। यानी कि ये 40,000 रुपए थे, इसमें से 40 पैसे का मतलब 1 रुपए में 40 पैसे का मतलब 40% अमाउंट। तो सी कितना लेकर आएगा? 40,000 का 40% ये लेकर आएगा। तो 16,000 रुपए की राशि ये नगद ले आएगा। तो 16,000 जो लेके आएगा वो यहां लिख देंगे। 16,000 रुपए सर ये कैश लेके आए। शेष 40 में से 16,000 तो वो कैश ले आएगा। शेष जो है इसका पूंजी का घाटा कितना रह गया सर? 24,000 रुपए का शेष पूंजी का घाटा रह गया सी का। तो यहां मैं लिख देता हूं सी द्वारा लाई गई रकम कितनी है? लाई गई रकम 40,000 का 40% यानी 16,000 वो ले आया। तो शेष 24,000 रुपए इसकी पूंजी खाते का जो डेबिट शेष है, ये इसकी पूंजी की कमी हो गई। सी का पूंजी का घाटा, सी की पूंजी की कमी। तो सी की पूंजी कमी या सी के हिस्से में आने वाली हानि की राशि 24,000 है। अब इस 24,000 को वहन कौन करेंगे सर? इसको साहूकार साझेदार वहन करेंगे। और साहूकार साझेदार कौन है सर? यहाँ पे साहूकार साझेदार है ए और बी साझेदार है, साहूकार साझेदार है। तो इसको ए और बी वहन करेंगे।
और ए और बी इसको किस अनुपात में वहन करेंगे? देखो, गार्नर बनाम मरे नियम जब लागू होता है तो साहूकार साझेदार जो है वो दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को अपने पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। तो इनकी पूंजी का अनुपात कितना था सर? 2,40,000 पूंजी इसकी थी और 1,40,000 इनकी थी। तो ए की पूंजी थी 2,40,000, बी की पूंजी थी 1,20,000। तो इस तरह इनका जो अनुपात बनेगा ये बनेगा 2:1। पूंजी का अनुपात 2:1 हो गया। तो इसको पूंजी अनुपात 2:1 में ये दोनों वहन करेंगे। तो जब पूंजी अनुपात 2:1 में 24,000 को वहन करेंगे तो कितना कितना अमाउंट इनके हिस्से में आएगा? देखो, 2 और 1 3 कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। 3 का भाग अगर 24,000 में देते हैं तो 8,000 आता है। 8,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 16,000 रुपए की हानि वहन कौन करेगा? ए। और 8,000 रुपए की हानि वहन करेगा बी। तो यहाँ पे ए और बी जब हानि वहन करेंगे तो ए और बी के पूंजी खाते में कमी आ जाएगी, इसलिए ए और बी के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में इस अमाउंट को लिखा जाएगा 16,000 और 8,000। और किसकी हानि वहन कर रहे हैं सर? ये सी के पूंजी खाते की हानि वहन कर रहे हैं, तो लिखेंगे बाय टू सीज कैपिटल अकाउंट। और यहां पे सी के पूंजी खाते का जो डेबिट बैलेंस है इसको क्या करेंगे सर? बंद कर देंगे। तो सी की पूंजी खाते में यहां लिख देंगे अपन बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई बीज कैपिटल अकाउंट। कितना था सर? 16,000 तो ये था और 8,000 ये था। इस तरह 24,000 रुपए की सी की पूंजी की पूर्ति हो गई, जिसको किसने पूरा किया? ए और बी ने अपने पूंजी अनुपात 2:1 में इसको पूर्ति कर दी है। अब यहां पे पूंजी खाते का जो भी शेष होगा, अंतिम शेष, वो अंतिम रूप से भुगतान कर दिया जाएगा साहूकार साझेदारों को, क्योंकि सी का पूंजी खाता तो यहाँ पे बंद हो चुका है। तो देखिए, यहां ये आ रहा है 2,40,000 और 80,000, 3,20,000 आ रहा है। 3,20,000 में से अपन ये माइनस करेंगे, 1,96,000 माइनस करेंगे तो 2,24,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये फाइनल भुगतान के रूप में एक और राशि दे दी जाएगी, तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे। बैलेंसिंग फिगर ये फाइनल पेमेंट हो जा रहा है। ठीक इसी तरह इसका हमने टोटल लगाया 1,20,000 और 80,000, 2 लाख टोटल हो जाता है इसका। और उसमें से 80,000 ये और 8,000 88,000 हमने माइनस कर देने हैं, तो 1,12,000 रुपए इसके पूंजी खाते का शेष रह जाता है। तो बी के पूंजी खाते का शेष हो गया सर 1,12,000 बी के पूंजी खाते का शेष रह गया, जो इसको हमने फाइनल पेमेंट के रूप में दे दिया। कैश में पेमेंट कर देंगे तो टू कैश अकाउंट। सी के पूंजी खाते का कोई शेष नहीं रह गया। सी का पूंजी खाता जो था वो डेबिट शेष बता रहा था और सी दिवालिया हो गया, तो इसकी पूंजी की कमी को पूर्ति किसने कर दिया सर? इसकी कमी को पूरा कर दिया था ए और बी ने। तो सी के पूंजी खाते का शेष 80,000 से यहाँ पे बराबर हो गया था। यहां इसका टोटल 2 लाख लग जाएगा, यहां इसका टोटल 3,20,000 लग जाएगा। तो इस तरह ये आपकी क्या होगी सर? अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है यहाँ पे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बनाएंगे हम पार्टनर का कैश अकाउंट बनाएंगे। तीसरा अकाउंट कैश अकाउंट बनाना होता है। तो चलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट बहुत ही ईजी है बनाना। तो मैं लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पे कैश अकाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा आपके लिए। ये अमाउंट इन रुपीज, ठीक इसी तरह ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया आपके लिए। और यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट भी लिख सकते हैं, रुपीज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न में आपको कोई कैश बैलेंस दिया हुआ होगा तो वो यहाँ लिखेंगे। प्रश्न में कोई कैश बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ है, तो जब प्रश्न में कोई कैश बैलेंस नहीं है तो अपन यहाँ से देख लेते हैं। रियलाइजेशन में यहाँ पे हो रहा है टू कैश। टू कैश का मतलब क्या कि कैश बिजनेस से आउट हो गई, तो टू कैश मतलब कैश क्रेडिट हो रही है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन ये 4,000 लिख देंगे। ये 4,000 क्रेडिट साइड में लिखा।
4,000 रुपये लिखा। और ये कैश जो है ट्रांसफर कहां से हो रहा है सर? रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद इधर था बाय कैश। बाय कैश का मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो इस एंट्री को हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। 1,64,000 डेबिट में लिख दिया। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है सर? ये रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां देखिए, यहां दिया हुआ है टू कैश। टू कैश का मतलब क्या हुआ? कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ये जो अमाउंट है कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2,24,000, तो एक था आपका अमाउंट। और जो दूसरा अमाउंट था 2,24,000 प्लस 1,12,000, ये कौन से अकाउंट से आ रहा है? ये आ रहा है सर एज कैपिटल से आ रहा है, और ये बीज कैपिटल से आ रहा है, तो यहां लिखेंगे बाई एज कैपिटल, और ये होगा बाई बीज कैपिटल, बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसके क्रेडिट साइड में यहां लिखा हो बाई कैश, तो इस बाई कैश का मतलब क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये जो कैश का अमाउंट है ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। यहां एक बार 80,000 था, दोबारा 80,000 दिया हुआ है, और तीसरी बार में 1,60,000 दिया हुआ है। तो ये कैश ट्रांसफर कहां से हुआ सर? ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट से हुआ, तो यहां लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया आपका टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह आपकी ये कैपिटल अकाउंट से भी कैश आपने ट्रांसफर कर दी। अब कैश अकाउंट का दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, और अगर कैश अकाउंट का दोनों साइड का टोटल टैली हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या सर सही है यहाँ पे क्वेश्चन अपना। तो देख लेते हैं एक बार टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए 1,64,000 ये था, तो इसमें मिला दे 1,80 हो गया, 1,80 और 1,60 ये हो गया 16 दूनी 32, 3,40,000 का टोटल इसका आ रहा है डेबिट साइड का। अब अपन इसका टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए 4,000 ये था, और 24 ये था, 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40, और 3 लाख ये हो गए, तो 3,40,000 ही टोटल आ रहा है इस साइड का। तो इस तरह अपना ये कैश अकाउंट दोनों साइड टैली हो गया, मतलब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक जो था अपना वो रियलाइजेशन अकाउंट था, रियलाइजेशन उधर वाला जो है अपना कैश अकाउंट है, इसमें आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां हमने क्या माना? जब कोई सूचना नहीं थी तो हमने ये माना गार्नर बनाम मरे नियम जो है वो लागू हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अपन इसमें करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और पेज नंबर आपको दिया हुआ है 172, पेज नंबर 172 पर क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहा गया प्रश्न में, ए बी सी क्रमशः 3:2:1 में लाभ हानि विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2014 को फर्म का विघटन करने के लिए सहमत होते हैं, और उस दिन फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ए और बी जो साझेदार है उनकी कैपिटल दी हुई है, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होने का मीनिंग क्या हो गया सर? ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो गया। एसेट साइड में कैश दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है, और कैपिटल ओवरड्रॉन दिया हुआ सी का, यानी कि कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया सी की कैपिटल का 3,400 रुपए से। संपत्तियों से 30,000 रुपए प्राप्त हुए, सी दिवालिया हो गया था, उसकी निजी संपत्तियों से केवल 1,200 रुपए प्राप्त हो सके हैं, और फर्म की पुस्तकें बंद की जाती, गार्नर बनाम मरे नियम लागू नहीं किया जाता है। देखिए अभी प्रश्न संख्या 7 में हमने गार्नर बनाम मरे नियम लागू किया था, तो जो दिवालिया साझेदार था उसके हिस्से में जो पूंजी का घाटा आ रहा था, पूंजी की जो कमी आ रही थी, उसे साझेदारों ने अपने पूंजी के अनुपात में वहन किया। जबकि यहाँ पे गार्नर बनाम मरे नियम लागू नहीं करना है, तो दिवालिया साझेदार की जो भी पूंजी की कमी आएगी उस पूंजी की कमी को लाभ विभाजन अनुपात में वहन किया जाएगा, ना कि पूंजी अनुपात में। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, आवश्यक खाते बनाने अपने को। तो सबसे पहले बैलेंस शीट दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहला बनाओ आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे यहाँ पे, और रियलाइजेशन अकाउंट में आप संपत्ति और दायित्वों को यहाँ पे हस्तांतरित करोगे।
तो सर यहाँ पे क्रेडिट साइड ये हो गया, ये आपका डेबिट साइड है। यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखेंगे, ये पर्टिकुलर्स होगा, यहां पे अमाउंट आएगा रुपीज में, इधर भी पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और ठीक वैसे ही यहां पे लिख देंगे अपन अमाउंट को। तो सबसे पहले संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड में संपत्तियां लिखी जाती है सन्ड्री एसेट्स के नाम से। तो देखिए एसेट साइड में जो संपत्तियां दी हुई थी वो कितनी थी सर? संपत्तियां दी हुई थी, सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ था 36,000 रुपए का। कैश को ट्रांसफर नहीं करना, कैश कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सिर्फ सन्ड्री एसेट को लिया अपन ने। लाइबिलिटी साइड से दायित्व को लेते हैं, लेकिन दायित्व यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, कैपिटल दी हुई है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। फिर नीचे सूचना में बोला है कि फर्म की संपत्तियों से 30,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो इनसे जब प्राप्ति होगी, वसूली होगी, तो अपन यहाँ एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट। ये एसेट्स से रियलाइज हो गया अपने को, एसेट अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड। कितना रियलाइज हो रहा है सर? 30,000 रुपए की हमें इनसे वसूली हो रही है, वो अपने यहां लिख दिया। इसके बाद आगे प्रश्न में कहा गया कि सह जो है वो दिवालिया हो गया और उसकी निजी संपत्तियों से केवल 1200 रुपए प्राप्त हुई। तो दिवालिया साझेदार होने पर उसका रियलाइजेशन अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दिवालिया होने पर पूंजी खाते पे प्रभाव पड़ता है। तो जब पूंजी खाता बनाएंगे तो इसके दिवालिया साझेदार का जो समायोजन करना है वो वहां पूंजी खाते में करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में और कोई वसूली व्यय वगैरह है नहीं, तो अपन इसका यहाँ पे टोटल लगा देते हैं और वसूली की हानि अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 36,000 रुपए अपना इस खाते का डेबिट शेष आ रहा है, 36 डेबिट का टोटल है और क्रेडिट में 30,000 है, तो डेबिट शेष हो गया 6,000। और वसूली खाते का डेबिट शेष हमें क्या बताता है सर? लॉस बताता, तो यहाँ लिख देंगे अपन लॉस हो गया और इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कौन कौन थे सर? यहाँ पे साझेदार थे ए बी सी, 3 साझेदार थे जिनका लाभ वजन अनुपात था 3:2:1। तो इसको एज कैपिटल अकाउंट में, फिर बीज कैपिटल अकाउंट में और फिर सीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और 6,000 रुपए की जो ये अपने को ये दिया हुआ था, इसको 3:2:1 जो लाभ वजन अनुपात है इसमें अपन बांट देंगे। तो 3, 2, 5 और 1 6 हो गया, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो 1000 आएगा। 1000 को 3 से गुणा किया तो 3000 हो गया, 1000 को 2 से गुणा किया तो 2000 हो गया, और 1000 को 1 से गुणा किया तो 1000 हो गया। तो इस तरह ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा सर? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए अपन यहां बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए ए बी और सी 3 साझेदार हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पे ए बी सी के 3 कॉलम बना देंगे। ए बी सी 3 साझेदार हो गए, ए बी और सी, ए बी और सी। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे भी ये पार्टिकुलर्स का कॉलम छोड़ दिया जाता है। ये पार्टिकुलर्स होगा, ये डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड होगा। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लेके आएंगे। तो प्रश्न के अनुसार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ए और बी की कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिए, मतलब उनकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस बीडी। इनका कैपिटल का बैलेंस प्रश्न में दिया हुआ है 25,000 और 15,000 दिया हुआ है। तो 25,000 रुपए ए की कैपिटल है और 15,000 रुपए बी की कैपिटल है। सी की कैपिटल लायबिलिटी साइड में नहीं है, सी की कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दी हुई है। तो एसेट साइड में बैलेंस कैपिटल होने का मतलब उसका बैलेंस डेबिट हो गया, तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। कितना लिखना है सर? ये बैलेंस बीडी दिया हुआ अपने को एसेट साइड में 3,400 का, सी का कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो गया 3,400 रुपए। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं थी, लेकिन यहाँ रियलाइजेशन में है बाय लॉस ट्रांसफर ए बी सी कैपिटल। अब इसको लॉस को अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3,000 ए के अकाउंट में, 2,000 बी के अकाउंट में और यहाँ पे सी के कैपिटल अकाउंट में 1,000 रुपए का लॉस ट्रांसफर हो गया। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया कि सी फर्म से दिवालिया हो गया और सी से 1,200 रुपए प्राप्त हुए। तो सी से 1,200 रुपए प्राप्त होंगे तो यहां लिखेंगे अपन बाई कैश अकाउंट। सी 1,200 रुपए की कैश लेके आएगा।
प्रश्न ये उठता है, सर ये वसूली की हानि साहूकार साझेदार ए और बी वसूली की हानि कैश में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो देखिए, साहूकार साझेदार अपनी वसूली की हानि कैश में उसी टाइम पे लाते हैं जब गार्नर बनाम-मरी नियम लागू होता है। इस प्रश्न में गार्नर बनाम-मरी नियम को मैं लागू नहीं करना है, इसलिए साहूकार साझेदार अपनी कैश को भी, वसूली की हानि को भी कैश में नहीं लेके आएंगे। अब यहाँ पे जो दिवालिया साझेदार कौन है सर? यहाँ पे दिवालिया साझेदार है यहाँ पे सी। तो सी का कितना शेष है वो निकाल लेते हैं। तो सी के पूंजी खाते का शेष निकालेंगे, तो मैं ये देखो यहां लिख रहा हूं, सीज कैपिटल। डेबिट कितना बैलेंस है सर? 3400 ये है और 1000 ये है, टोटल हो गया इसके डेबिट साइड का टोटल 4400 हो गया। तो डेबिट में आ रहा है 4400, जबकि इसकी कैपिटल का क्रेडिट में कितना अमाउंट है सर? 1200 रुपए लेके आया बस कैपिटल, ये कैश में लाया वो भी, तो ये 1200 क्रेडिट। तो इसकी पूंजी की कमी कितनी होगी? पूंजी घाटा बोल दो या पूंजी की कमी बोल दो। तो इसकी पूंजी की कमी होगी सर यहाँ पे 3200 रुपए इसकी पूंजी की कमी होगी। और ये सी का जो पूंजी घाटा इसको वहन कौन करेंगे सर? इसको वहन करेंगे साहूकार साझेदार ए और बी वहन करेंगे। अब यहाँ गार्नर बनाम-मरी नियम अगर लागू हुआ होता तब तो ये इस पूंजी के अनुपात में उस घाटे को वहन करते, लेकिन यहाँ प्रश्न में गार्नर बनाम-मरी नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ए बी इसको अपने लाभ विभाजन अनुपात में वहन करेंगे। लाभ हानि का जो भी अनुपात है उस लाभ हानि अनुपात में इसको वहन करेंगे। जबकि प्रश्न में देखिए ए बी सी का लाभ हानि अनुपात प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है सर? 3:2:1 दिया हुआ है। सी तो फर्म से दिवालिया घोषित हो गए, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। साहूकार साझेदारों का अनुपात कितना? 3:2 है। तो यहाँ पे 3:2 में इस 3200 रुपए को अपन विभाजित करेंगे। तो 3200 को जब आप विभाजित करेंगे तो 3200 में पहले 5 का भाग देंगे, तो 3200 में आपने 5 का भाग दिया, 5 से 30, 5 से 20, 640 रुपए आया। 640 को आपको एक तरफ गुणा करना है 3 से और 640 को दूसरी तरफ आपको गुणा करना है 2 से। तो जब इसको 3 से गुणा किया तो अपन ये आया सर, यहाँ पे आ गया 0, 4 3 12, 6 3 18, 1920 आ गया, और ये आ गया 80, 1280 इधर आ गया। इसका मतलब ए की जो पूंजी का घाटा 3200 रुपए, उसमें से 1920 रुपए की पूर्ति करेगा ए और 1280 रुपए की पूर्ति करेगा बी। तो जब ए और बी पूंजी घाटे की पूर्ति करेंगे तो ए और बी की पूंजी कम हो जाएगी। पूंजी कम होने से उनके डेबिट साइड में, पूंजी खाते के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो ये इनकी पूंजी कम होगी, डेबिट साइड में हमने रिकॉर्डिंग कर दी। और ये पूंजी किसकी पूरी की है सर? यहाँ पे पूंजी घाटा पूरा हुआ है सी का, तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल। बताया था मैंने आपको एंट्री क्या होती है। इनसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं और सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टनर के डेबिट साइड में हमने इस अमाउंट को लिखा और लिख दिया टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, टू सीज कैपिटल हो गया। यहां सी के अकाउंट में लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई बीज कैपिटल अकाउंट। तो सी ने ए और बी से कितना कितना भरपाई करवाई है सर? 1920 रुपए इसकी पूंजी घाटे को पूरा किया ए ने और 1280 रुपए इसका पूंजी घाटा पूरा किया गया है बी द्वारा। अब अपन क्या करेंगे सर? इनका फाइनल पेमेंट करेंगे, किसका कितना शेष रह रहा है। तो यहाँ पे जो सी था इसका तो टोटल हो ही गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी का 15,000 है और सी का 25,000 है टोटल। तो 25,000 में से अपने को ये 4,920 माइनस करने हैं। तो 4,920 माइनस करेंगे तो 20,080 रुपए का शेष यहाँ रह जाएगा, 20,080 रुपए। उसी तरह 15,000 रुपए बी का पूंजी खाते का क्रेडिट में अमाउंट है और डेबिट में आ गया है 3,280 आ गया। तो 11,720 का बैलेंस ये रह गया, 11,720 का बैलेंस रह गया। तो यहाँ पे जो बैलेंस रह गया कौन सा बैलेंस है सर? ये क्रेडिट बैलेंस था ए और बी का। फाइनल पेमेंट इसका करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। देखिए फर्म को आगे चलाना नहीं, इसलिए हमें बैलेंस तो निकालना ही नहीं है ना, हमें तो साझेदार का फर्म के समापन के समय अंतिम भुगतान करके उनके खातों को बंद कर देना है। तो ये अंतिम भुगतान के और खातों को हमने बंद कर दिया। 20,080 रुपए हो गया, 25,000 इसका टोटल हो गया और वो टोटल 15,000 इसका टोटल हो गया। ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको बनाना है कैश अकाउंट, तो चलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं। यहां मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट।
यहां तक ये रियलाइजेशन अकाउंट था। अच्छा, कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए कैश का कोई बैलेंस दिया हुआ है क्या। तो सर बैलेंस शीट में जब हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में कैश एसेट साइड में 600 रुपए दिया हुआ, तो डेबिट बैलेंस हो गया। तो यहां लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे सर, यहां लिख देंगे बैलेंस बीडी 600 रुपए से लिख दिया। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में इधर कोई कैश नहीं है, इधर बाई कैश। बाई कैश का मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो ये अमाउंट 30,000 का डेबिट साइड में पुटअप करेंगे। कौन से अकाउंट से कैश ट्रांसफर करें सर, रियलाइजेशन से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में इधर दिया हो बाई कैश। बाई कैश का मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में जो कैश का अमाउंट है 1200 डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन ये कहां से ट्रांसफर हुआ है सर, ये सीज कैपिटल से हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहां दिया हुआ है सर टू कैश दिया हुआ है। टू कैश का मतलब कैश अकाउंट क्या हो गया सर, क्रेडिट हो गया। तो ये जो अमाउंट कैश का क्रेडिट साइड में पुटअप करेंगे, तो मैंने यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा 20,080 रुपए और 11,720 रुपए। अब जरा देखिए एक बार यहाँ पे, ये जो अमाउंट जो कैश का लिखा है कौन से अकाउंट से है सर, एज कैपिटल और बीज कैपिटल से आ रहा है। तो यहां पर लिख देंगे बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। तो ये हमने लिख दिया इसका अमाउंट, और अब इसका अपन लगा देंगे टोटल। तो टोटल आ रहा है सर 31,800 इधर।